हेलो दोस्तों। जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 जल्दी ही रिलीज होने वाली है और इसका अगला ट्रेलर भी 27 मार्च को आ जाएगा। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और कन्नड़ पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म पूरे देश में बड़ी हिट साबित हुई थी। इस समय ये फिल्म प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स समेत कई अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो इसका चैप्टर 2 आने से पहले इसको जरूर देख लीजिए, वरना चैप्टर 2 समझ में आने वाला नहीं है। केजीएफ की कहानी को गढ़ा गया है सन 1951 और 1981 के बीच, और ये पूरी कहानी सुनाने वाला आदमी है पत्रकार अनंत इंगले। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि भारत की महिला प्रधानमंत्री रमिका सेन रॉकी नाम के एक आदमी का डेथ वारंट साइन कर रही हैं। वो ये बोलती हैं कि राक्षसों के बारे में सुना तो बहुत बार था, मगर देखा पहली बार है। इसके बारे में आने वाली पीढ़ी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए और इतिहास के पन्नों में भी उसका नाम नहीं दिखना चाहिए। उनका आदेश है कि सेना को वहां भेजकर इस आदमी को मरवा दो। इसके बाद हम चलते हैं 2018 की तरफ, जिसमें आनंद इंगले नाम का एक सीनियर पत्रकार रॉकी पर एक किताब पब्लिश करता है। किताब का नाम है एल डोरेडो। मगर सरकार इस किताब के पक्ष में नहीं है और वो इस किताब को बैन करवाकर इसकी सारी कॉपीज को जलवा देती है। मगर इसी किताब की एक अधजली कॉपी एक किसी पुलिस वाले के थ्रू एक न्यूज चैनल के हाथ लग जाती है और ये न्यूज चैनल आनंद इंगले का इंटरव्यू लेता है, क्योंकि उनका मानना है कि इस किताब में जरूर कुछ ऐसा रहस्य है जिसकी वजह से भारत सरकार ने इसको बैन किया था। एल डोरेडो का मतलब है खोया हुआ सोने का शहर। और अब आनंद इस किताब की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। मूवी फ्लैशबैक में 2051 में जाती है। कर्नाटक के कोलार जिले में कुछ मजदूर और किसानों को एक कुएं की खुदाई के दौरान गोल्डन रंग के कुछ पत्थर मिलते हैं। इनकी सूचना सरकारी विभाग में देने पर कुछ ऑफिसर उस जगह पर पहुंचते हैं, जिनमें एक नवाबपोश सूर्यवर्धन भी है, जो वहां का एक दबंग आदमी है। जैसे ही ये कंफर्म होता है कि यह सच में सोना है, सूर्यवर्धन इस राज को राज रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मार डालता है और उसी रात मैसूर के एक गांव बेरिया में एक बच्चे का जन्म भी होता है। कोलार में पाई गई इस जगह को कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि केजीएफ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सूर्यवर्धन इस जमीन को 99 साल के लिए सरकार से लीज पर ले लेता है और माइनिंग का काम करने वाली इस कंपनी का नाम रखा जाता है नराची लाइमस्टोन माइंस, जिससे कि लोगों को यह लगे कि यह चूना निकालने वाली खदान है। हालांकि नराची का मतलब होता है सोनार का कांटा। इस खदान में सूर्यवर्धन ने हजारों लोगों को बंदी बनाकर रखा है और उनसे खुदाई करवाता है। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उसने 5 पार्टनर्स भी बनाए हैं, जिनका नाम है कमल, राजेंद्र, एंड्रयूज, गुरु पांडियन और सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। सब कुछ सही सलामत चल रहा था, मगर सन 1978 में सूर्यवर्धन की हार्ट अटैक की वजह से तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद उसके पांचों पार्टनर बिजनेस पर कब्जा करने का प्लान करने लगते हैं। सूर्यवर्धन अपनी कंपनी का मालिक अधीरा के संरक्षण में अपने बेटे गरुड़ा को बनाता है, जो कि अधीरा को पसंद नहीं आता है। अधीरा गरुड़ा को मारने का प्लान बनाता है, मगर मार नहीं पाता है और होता यह है कि गरुड़ा ही अधीरा को मारने में कामयाब हो जाता है। इसी के साथ कहानी चलती है रॉकी की। पूरी कहानी राजा कृष्णप्पा बेरिया उर्फ राजा उर्फ रॉकी की है। रॉकी वही बच्चा है जिसका जन्म उसी रात को हुआ था जिस रात कोलार में पहली बार गोल्ड पाया गया था। बचपन में रॉकी का उसकी माँ के साथ बहुत लगाव है, मगर गरीबी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है जब रॉकी 10 साल का होता है। रॉकी की माँ मरते मरते उससे ये वादा करके जाती है कि मुझे नहीं पता तुम कैसे क्या करोगे, मगर ये वादा करो कि जब तक तुम जिंदा हो तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली और धनवान आदमी बनोगे। बड़े होते हुए रॉकी बंबई जाने का फैसला करता है। वो बंबई की गलियों में पलता और बढ़ता है और डॉन शेट्टी की गैंग में शामिल हो जाता है। उसका लक्ष्य है अपने आप को एक ब्रांड बनाना। बड़े होते होते वो एक तूफान बन जाता है, जो कि 40-50 गुंडों के लिए अकेला ही काफी है। मुंबई के डॉन शेट्टी का बॉस है सूर्यवर्धन के 5 पार्टनर्स में से एक एंड्रयूज। एंड्रयूज ने रॉकी के किस्से सुन रखे हैं और उसकी यही सब तारीफ सुनने के बाद एंड्रयूज उससे मिलकर उसको बैंगलोर जाने को बोलता है। सभी पार्टनर्स गरुड़ा को मारने के लिए रॉकी को बैंगलोर बुलाते हैं, मगर गरुड़ा को इस बात की भनक पहले से ही लग जाती है। गरुड़ा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, मगर गरुड़ा किसी को मारता भी नहीं है, क्योंकि उसने एक वादा लिया था कि जब तक उसका पिता जिंदा है तब तक वो किसी भी पार्टनर को नहीं मारेगा। सभी पार्टनर अब घबराए हुए हैं क्योंकि उन्होंने गरुड़ा को छेड़ दिया है, मगर रॉकी अब यह फैसला लेता है कि गरुड़ा को उसके घर में घुसकर मारेगा। प्लान के तहत सभी लोग केजीएफ की कुछ खुफिया जानकारी और एक नक्शा रॉकी को दे देते हैं,
इस नक्शे का इंतजाम असल में गरुड़ा का भाई विराट करता है, जो कि एंड्रयूज का नजदीकी है। इसके बाद रॉकी केजीएफ के एक गांव में उस समय चले जाता है जब केजीएफ में काम करने वाले लोगों को उस गांव से उठाया जा रहा है। केजीएफ में काम करवाने के लिए समय समय पर गरुड़ा के आदमी गांव वालों को जबरदस्ती उठाकर नराची ले जाते हैं, और इस बार रॉकी भी इस माइनिंग एरिया में पहुंचा दिया जाता है। नराची का माइनिंग एरिया सजाए काला पानी जैसा है, जहां करीब 20,000 मजदूरों को जबरन कैद करके रखा गया है। ये मजदूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहीं रहते हैं और यहाँ से कभी भी वापस नहीं निकल सकते। सभी मजदूर 400 सैनिकों की तैनाती में काम करते हैं, जो कि बहुत ही निर्दयी हैं, और इस सेना का सेनापति है वानरन। रॉकी वहां रहते हुए वहां की सभी गतिविधियों को समझता है और अपना प्लान बनाना शुरू कर देता है। नराची माइनिंग एरिया के ठीक सामने कुछ ही दूरी पर सूर्यवर्धन और गरुड़ा का एक सफेद रंग का शानदार महल है, और रॉकी को सूर्यवर्धन के 5 पार्टनर्स ने जो खुफिया जानकारी दी थी उसमें यह भी व्याख्यान किया गया था कि नराची से एक खुफिया सुरंग सूर्यवर्धन की हवेली तक जाती है। आखिरकार वो दिन आता है जिस दिन रॉकी अकेले माइनिंग में तैनात 24 सिपाहियों को मार डालता है, जिसके बाद वो नराची में काम करने वाले सभी 20,000 लोगों का भगवान बन जाता है। वो इन 24 लोगों को एक साथ जला देता है, और इनके जलने पर जो आग की लपट गरुड़ा के महल से दिखाई देती है वो एक सिग्नल होता है कि रॉकी ने कोई बड़ा कारनामा कर दिया है। गरुड़ा के महल में ये हलचल पहुंचती है कि नराची में ये क्या हो रहा है और वहां पर इतनी बड़ी आग की लपट क्यों दिख रही है। महल से और सिपाहियों को नराची की तरफ भेजा जा रहा है कि तभी गरुड़ा का छोटा भाई विराट सबका ध्यान भटकाने के लिए यह खबर फैला देता है कि बीमार सूर्यवर्धन की मृत्यु हो गई है, और इससे पहले कि गरुड़ा सूर्यवर्धन के कमरे तक उसको देखने पहुंचे वो सूर्यवर्धन को तकिया से दम घोटकर मार देता है। सभी को यही लगता है कि सूर्यवर्धन बीमारी के चलते मर गया, मगर असल में सूर्यवर्धन को मारने का मकसद नराची से गरुड़ा का ध्यान भटकाना था। गरुड़ा अब यह फैसला लेता है कि वो सुबह तक अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर देगा, जो कि सूर्यवर्धन के 5 पार्टनर्स हैं, और इससे पहले वो काली माता के सामने 3 कैदियों की नरबली देने का फैसला करता है। उधर नराची की सेना का सेनापति वानरन ये छानबीन कर रहा है कि नराची में क्या हुआ था, और तब पता चलता है कि गरुड़ा जिन 3 लोगों की नरबली देने जा रहा है उनमें से एक कैदी की लाश तो पहले से ही कैदी गृह में मौजूद है। तो फिर वो तीसरा आदमी कौन है जिसकी बलि अभी गरुड़ा देने वाला है। इधर गरुड़ा जैसे ही तीसरे कैदी की बलि देने वाला होता है, वो तीसरा व्यक्ति खुद निकलकर गरुड़ा की गर्दन पर तलवार से वार करके उसको मार देता है। ये तीसरा आदमी और कोई नहीं बल्कि रॉकी ही है। यहाँ पर रॉकी की असली मंशा सामने आती है। असल में रॉकी अगर चाहता तो गरुड़ा को अपने पहले प्लान के तहत ही मार सकता था, मगर उसने गरुड़ा को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो खुद केजीएफ का मालिक बनना चाहता था, और इसके लिए उसको पहले एक सेना तैयार करनी थी, और ये सेना अब और कोई नहीं बल्कि केजीएफ की वो प्रजा है जिनका वो अब भगवान बन चुका है। फिल्म के अंत में यह भी दिखाया गया है कि सूर्यवर्धन का भाई अधीरा अभी जिंदा है, जिसको कि शुरू में दिखाया गया था कि गरुड़ा ने उसको मार दिया था। फिल्म में अधीरा का चेहरा नहीं दिखाया गया है, मगर चैप्टर 2 में अधीरा का ये इंपॉर्टेंट किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं।